नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। सिमडेगा की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सिमडेगा के कोलीबेरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 177 छात्रों ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। घंटों बंद रहने के बाद डीसी के पहुंचने पर सभी छात्र कमरे से बाहर निकले। छात्रों ने विद्यालय की अव्यवस्था और खराब भोजन देने का आरोप लगाया। रिपोर्ट देखिए। अव्यवस्था के खिलाफ आंदोलित हुए छात्र। 177 छात्रों ने खुद को किया हॉल में बंद। शिकायत सुनने पहुंचे डीसी। सिमडेगा के कोलीबेरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 177 छात्रों ने बुधवार की सुबह नाश्ता करने के बाद एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। इसकी जानकारी मिलते ही अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। विद्यालय प्रशासन ने इन छात्रों को कमरे से बाहर आने की लगातार अपील की, लेकिन छात्र डीसी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इन छात्रों ने विद्यालय प्रशासन पर अव्यवस्था और घटिया भोजन देने का आरोप लगाया। बच्चों से बात करने पर ये पता चला कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जो छोटी मोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ सिस्टमैटिक हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण से इनके यहाँ हैं। लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। सभी का समाधान किया जाएगा। जो दुख की बात हमें ये बस लगी कि ये एक बार प्रक्रिया जो है इस तरह की धरना वगैरह का अगर ये शुरू हो जाता है ना, तो फिर बड़ा खराब मैसेज जाता है। मामले की जानकारी पर डीसी मौके पर पहुंचे और छात्रों से बात की। डीसी से बातचीत के बाद छात्रों ने कमरे का दरवाजा खोला, जिसके बाद डीसी ने छात्रों से घंटों बात की। डीसी ने बताया कि उनकी मांग जायज है, लेकिन तरीका ठीक नहीं। इन छात्रों को उकसाने में किसी का हाथ है, जिसकी जांच की जाएगी। ये दुख का विषय है कि इतने जिसको कहते हैं ना इनोसेंट माइंड्स इस तरह की चीज़ों में लिप्त हो गए हैं। कैसे इसको हम लोग वापस लाएं, कैसे इनकी कॉन्फिडेंस को फिर से जीते और इस तरह की घटनाएं और कहीं ना हो, शायद इस देश में कहीं ना हो कि इस तरह की जो इन्होंने किया है। तो जो भी हो, इसमें कोई ऐसा नहीं हो कि कल सभी के मन में मलाल हो, लेकिन जो हो इन द एंड एजुकेशन हैज़ टू बी द विनर। तो हम लोग एजुकेशन पे ध्यान दें या फैसिलिटीज़ पे ध्यान दें, वो सब हमारी काम है। बाकी बच्चे अपने स्तर से वापस अपनी पढ़ाई को फोकस करें। एग्जाम का टाइम आ रहा है। छात्रों के साथ बैठक करने के बाद डीसी ने स्कूल के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ भी बैठक की और कई निर्देश भी दिए। डीसी ने बताया कि कोई परिपक्व नहीं होता और कमी हर एक जगह रहती है, लेकिन स्कूल में ऐसी हरकतें होंगी तो मैसेज गलत जाएगा। चूक हमेशा रहती है, नोबडी इज परफेक्ट। कमी वगैरह रहती है, तरीका बोलने का होता है। मांग जायज़ है, तरीका गलत है। तो अगर था तो इन्हों पहले बताना था। कोविड समय पूरे घर में पड़े हुए थे, आके हमको बता सकते थे। 1, 2, 3, 4 भी आके बता सकते थे। कोई ऐसा समय नहीं था। व्हाट्सएप है, ईमेल है वगैरह है। जब आज ईमेल किए हैं तो पहले क्यों नहीं किए? तो बहुत सारी चीज़ है जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हुआ। इट्स नॉट कि ये लाभुक टेंडेंसी भी छोटे बच्चों में है। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। फिलहाल डीसी ने स्कूल की कमी को दूर करने का आश्वासन दिया और लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। श्रीराम पुरी, न्यूज़ 18 सिमडेगा। और इधर गढ़वा जिले में कोरोना काल के दौरान ग्रामीणों के बीच निःशुल्क वितरण किए गए रखे करीब 2000 क्विंटल अनाज में कीड़े लग गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां गोदाम में 2000 क्विंटल अनाज सड़ गए और ये अनाज गढ़वा प्रखंड कार्यालय के गोदाम में रखा हुआ है। अनाज के बोरे के अंदर ही नहीं बल्कि ऊपर भी कीड़े फैल गए हैं और मिली जानकारी के मुताबिक पहले करीब 1300 क्विंटल खराब अनाज कार्डधारियों के बीच वितरण के लिए डीलरों को दे दिया गया, लेकिन करीब 2000 क्विंटल अनाज अब भी गोदाम में पड़ा है। दरअसल गढ़वा प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में ही बड़ा गोदाम जहां अनाज रखा हुआ है और एस्बेस्टस के बने इस गोदाम की छत जो है वो जर्जर है और इस कारण ऊपर से बारिश का पानी और नमी अनाज तक पहुंच रही है, जिससे अनाज खराब हो गए। अधिकारियों का कहना है कि उनके आने से पहले ही गोदाम में अनाज पड़ा हुआ था। इसमें सड़ा हुआ नहीं है, उसमें कीड़ी लगा हुआ है। जो गेहूं में तो स्वाभाविक है जो कीड़ी लगता है, और स्टॉक का माल है वो वितरण कर दिया जाएगा। वो आखिर वो क्यों रखा हुआ है? स्टॉक में रखा हुआ है ना, जो आ रहा है पीएमजी का माल स्वतः वितरित होते चल जा रहा है। 2000 क्विंटल यहाँ पर गेहूं जो गरीब तक पहुँचना चाहिए था, वो अनाज सड़ गया। जरूर उच्च स्तरीय जांच का यह विषय है, न्यायिक जांच का यह विषय है और हम लोग इसे हर स्तर पर उठाएंगे और यह मामला राशन से जुड़ा हुआ है। और राज्य के बनहोरा में पीएम आवास योजना की आस में करीब 180 परिवार हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत G+3 के 5 बिल्डिंग में 180 फ्लैट बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जिन लाभुकों को ये फ्लैट मिले हैं वो आज भी गृह प्रवेश के इंतजार में हैं। देव कुमार मिश्रा हो या फिर अनीता देवी, इनकी कमाई इतनी है कि किसी तरह घर का खर्चा चल जाए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभुक बनने के कारण इन्हें आर्थिक स्तर पर दोहरी मार झेलनी होगी, ये इन्हें भी नहीं पता था। शुरुआती दिनों में कहा गया था कि फ्लैट की जो भी रकम सब्सिडी के बाद बनती है वो लोन या फिर किसी माध्यम से निगम को दे दे तो फिर उन्हें अगले दिन फ्लैट की चाबी मिल जाएगी। लेकिन अब तो बैंक की EMI देते हुए 8 महीने गुजर गए, लेकिन अब तक इन्हें चाबी नहीं मिली और ये आज भी किराए के मकान में रहकर बैंक की EMI देने को मजबूर हैं। 2020 में करीब यहाँ पर एक लोन मेला लगाया गया था, तो शायद वो निगम का ही आदमी थे, तो हम लोग उनसे पूछे सर चाबी आप लोग कब देंगे, तो उनका कहना था आज चाबी दीजिए, ये मैंने आज पेमेंट दीजिए, कल चाबी देंगे। अभी कुछ दिन पहले मैम से बात की है तो ठीक है हम लोग फरवरी में दे देंगे। हम डेट बताए तो डेट हम लोग को पता नहीं है। हम लोग पास जो लेटेस्ट न्यूज़ है आप लोग को फरवरी 2021 में देंगे, डेट फिक्स नहीं है। कुछ यही हाल दूसरे लाभुकों का भी है। घर का खर्च चलाना मुश्किल है, लेकिन इन्हें रांची नगर निगम के द्वारा रोज नई तारीख दी जा रही है। लोन सेंक्शन हुए हम लोग का 8 महीना हो गया और हम लोग को इतना कष्ट हो रहा है अभी कि मत पूछिए। जैसे पिछला लॉकडाउन हुई थी उस जैसे ही हालत हो गई है। दोनों जगह रेंट भरना, जैसे जिस तरह घर में रेंट भरना उस तरह आवास में भी, इधर भी बैंक वाला भी परेशान, महीना भी नहीं होता और पूरा एकदम फ़ोन आने लगता है। ठीक है, फिर से दोनों साइड से भरना बहुत दिक्कत होता है, घर में घर को चलाना, इधर भी करना। वहीं इस मसले पर जब हमने रांची की महापौर से बातचीत की तो उन्होंने राज्य सरकार पर देरी करने का आरोप लगाया। लोग ने राशि भी दे दिए हैं, लेकिन सरकार का ढूल-मूल रवैया के कारण आज उनको जगह नहीं मिल पा रही है। हम लोग ने पूरा सूची तैयार करके भेज दिया है, जैसे उनका ऑर्डर आ जाएगा और तुरंत इनको शिफ्टिंग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर सभी चल रहे हैं, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गरीब का हक को किसी को नहीं मारना चाहिए, गरीब को तुरंत हसियाना दिया जाए, क्योंकि वो एक तरफ पैसा जमा कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाड़े के घर में रह रहे हैं। बहरहाल आवास मिलने के बाद भी गृह प्रवेश न होने से लोग परेशान हैं। ऐसे में इन पर दोहरी मार खत्म हो, इसे लेकर जरूरत है कि जिनका लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है उन्हें आवास आवंटित किया जाए। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची में कांके की ठंड भरी रात हमेशा से लोगों के लिए चुनौतियों से भरी होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों से मानसिक रोगियों का इलाज कराने रांची से कांके पहुंचते हैं। और ऐसे में परिजनों को महीनों परेशानियों के बीच घर से बाहर रहकर अपने मरीजों का इलाज कराना पड़ता है। लेकिन परेशानी तब ज्यादा बढ़ जाती है जब दर्द भरी रात और बर्फीली हवाओं के बीच रात गुजारना परिजनों की मजबूरी बन जाती है। रांची के कांके में CIP के बाहर लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कहते हैं गर्मी गरीब का, जाड़ा अमीर का। रांची के कांके में फिलहाल यही कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। हम इस समय मौजूद रांची के कांके के CIP में, यानी केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान, जहां दूर दूर से दूसरे राज्यों से लोग पहुंचते हैं मानसिक रोगियों का इलाज कराने के लिए। इस समय घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मानसिक रोगियों का इलाज कराने के लिए खासकर बिहार से पहुंचे हैं, किस तरह रात में ठंड में एक शेड के नीचे यहाँ पर सोए हुए हैं। आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से। ठंड कितनी लग रही है कांके में? ठंड तो बहुत है, इसलिए टोपी उपी पहने हैं। ठंड तो लग रही है। में इतनी ठंड है? नहीं, इतना नहीं है। तो जानकारी थी कि आप लोग इलाज कराने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो रहने की व्यवस्था कुछ इस तरह की है? नहीं, जानकारी नहीं था। तो क्या आप लोग को जानकारी मिली कि आसपास कोई रहने की व्यवस्था है या नहीं है? ये पता नहीं है। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है क्या? ठंडा लग रही है, बहुत ठंडा लग रही है। किसका इलाज कराने के लिए यहाँ पर आए हैं? हमारा लड़की है। लड़की है? कितनी बड़ी है? 13-14 साल का। क्या हुआ है उसको? उसको माथा में बीमारी है। तो आप कब आया जाए हैं? नहीं, आज 3 दिन हो गया। लेकिन सवाल है कि अपनी अपनी परेशानियों के साथ हैं, लेकिन इन परेशानियों में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि ठंड जो है, रांची के कांके की ठंड किस तरह लोगों को सता रही है। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं। आप लोग कहाँ से आए चाची? आप लोग
जिला से आए हैं बेटा, कोई व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं करती। इतना ठंड पड़ रही है, सीनियर सिटीजन हो के भी ठंड में जवान बच्चे को लेके ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई सरकार से व्यवस्था होना चाहिए, ये पब्लिक को आराम होने के लिए रात बिरात व्यवस्था तो एकदम सख्त जरूरत। ठंड से तो आदमी देखिए कितना परेशान पड़ा। देखिए आपको आए हुए चाची कितना दिन हुआ? मेरे 15 दिन आए हो गया बेटा। 15 दिन से आप इसी तरह यहाँ ठंड में बैठे ही है, कोई गवर्नमेंट ध्यान ही नहीं करती है पब्लिक के ऊपर। क्या मजबूरी है, अपना देश छोड़ के झारखंड में आए हैं, कोई ध्यान ही नहीं करती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि सीनियर सिटीजन, अच्छे बूढ़े सभी लोग ना आते हैं इलाज के लिए, तो ये गवर्नमेंट को नहीं ध्यान करना बेटा। ये जरूरी चीज, हर पब्लिक को आराम मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा इलाज यहीं ही होता और कहीं नहीं होता। इन परेशानी भरे शब्दों को जरा महसूस कीजिएगा, तो उस महसूस में, उस शब्द में आप रांची के कांके की ठंड को भी महसूस कर पाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी की वजह यह है कि जो मानसिक रोगियों का जो इलाज होता है देश भर में चुनिंदा शहरों में होता है। रांची में इस तरह के 2 अस्पताल हैं, एक तो झारखंड सरकार का रिनपास है और दूसरा केंद्र सरकार की जो अस्पताल है यहाँ पर वो है CIP। तो जो लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, महीनों यहाँ रहना पड़ता है। लिहाजा लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर रहने के लिए एक शेड ही हो, कम से कम चारों तरफ से घेर दिया जाए, हवा न आए, कुछ इंतजाम हो ताकि जो लोगों को मजबूरी में यहाँ रहना पड़े वो लोग कम से कम आराम से रह सके, ठंड उन्हें न सताए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 कांके, रांची। और देखिए, रांची के खलारी में CCL का बंद पड़ा कोयला खदान करकट्टा में भीषण आग लग गई है और तस्वीरें आपके सामने भयावह आग की, और आग के कारण आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत है। खदान पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा है और 30 साल पहले यहां भूमिगत कोयला खदान था और 5 साल पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से खुला कोयला खदान और फिर उसे बंद कर दिया गया। और इस जगह से बड़े पैमाने पर अवैध खनन भी किया जाता है, जिसकी सूचना मिलने के बाद 1 सप्ताह पहले यहां डोजरिंग कर अवैध खदान के मुहाने को बंद कर दिया गया। लेकिन डोजरिंग के समय आग लगे कोयला से अवैध खनन के मुहाने को बंद करने के कारण आग लगने का कारण बताया जा रहा है। परिषद के नाते जब से जिला परिषद बने हैं तब से हम अनेकों बार माननीय GM साहब को, पूरा पदाधिकारी को अनेकों बार बताएं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं ध्यान देते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि मान लीजिए आग पूरा लग जाए ताकि वहाँ के लोग छोड़ के भाग जाए, और ये लोग जमीन का ना मुआवजा दें और ना नौकरी दें। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो से हैं, कोयले खदान में भीषण आग लगी हुई है, लोगों में दहशत का माहौल है, क्या कुछ जानकारी? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से हमारे पीछे वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं पहले, जो कि यहाँ की भयावह स्थिति है उसे प्रदर्शित कर रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह से अभी भी धुआं और आग की लपटें यहाँ पर देख रही हैं, वो साफ तौर से बयां कर रही है कि यहाँ पर किस तरह से लोगों में स्थिति जो है, जो लोग हैं यहाँ पर वो कितने दहशत में हैं। जाहिर तौर पर अभी भी लपटें उठ रही हैं। वहीं कुछ दूरी पर हमने देखा कि अभी भी अवैध माइनिंग जो है वो की जा रही है लोगों के द्वारा, जो अभी भी इस भयावह स्थिति में भी कोयला काटा जा रहा है और यहाँ से अवैध माइनिंग जो है वो की जा रही है, और प्रशासन मूक दर्शक बना है, अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल है कि जब इस तरह की घटना हो गई है, अभी तक कोई भी ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर नहीं शुरू किया गया है। आम लोगों को फौरी राहत जो मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो 30 साल पहले ही ये खदान जो है वो बंद हो चुका था। हालांकि जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसके माध्यम से इसे फिर से शुरू करने की कोशिश की गई थी कि ताकि कुछ कोयला जो है इसमें पड़ा हुआ वो निकल सके, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, उसे जगह नहीं मिल पाई, जिस वजह से वो भी नहीं हो पाया। जिसके बाद यहाँ पर कोयला माफिया या फिर कहे कि स्थानीय लोगों के साथ मिलकर यहाँ पर कई सुरंगें बना दी गई। हम अपने विजुअल के माध्यम से उन सुरंगों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सुरंगें बनी हुई है और जो अभी भी खुली हुई हैं। जाहिर तौर पर एक बड़ी चुनौती है, प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है। माइनिंग ऑफिसर हो या फिर पुलिस प्रशासन, उन लोगों को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए था ताकि इस तरह की घटना न होती। बताया जाता है कि अगर जो खुले हुए मुहाने हैं अगर वो खुली रहेंगे और हवा
आती जाती रहेगी तो उससे यहाँ पर जो है वो आग लग सकती है, और यही मेन वजह बताई जा रही है कि आग लगने की। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं सुनील, हम उनसे भी जुड़ते हैं। सुनील, किस तरह से आप देख रहे हैं, आप तो यहाँ पहले भी कवर कर चुके हैं, और किस तरह से यहाँ पर घटना जो घटती है वो देखिए जी, ये बिल्कुल पूरी तरीके से लापरवाही का ये मामला है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर आग लगा हुआ उसके पीछे 2-3 किलोमीटर का जो जमीन का हिस्सा आप देख रहे होंगे, पूरा वो जंगल साफ हो गया है। ना वन विभाग यहाँ कुछ कर रहा है, ना सीसीएल कुछ कर रही है, ना राज्य सरकार का कोई यहाँ पर गतिविधि है। पुलिस से जब इस संबंध में बात की जाती है तो पुलिस कहती है कि ये सीसीएल का मामला है, तो सभी एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ते हैं। और आप देख रहे हैं जो तस्वीर है, तस्वीर बहुत ही भयानक है। आग लगी हुई है, कई बार लोग यहाँ जो अवैध उत्खनन करते हैं उनकी जान भी चली जाती है, लेकिन बेहद गरीब लोग हैं जो यहाँ पर अवैध उत्खनन करते हैं, बेहद गरीब लोग हैं, माफिया उनको इस्तेमाल करते हैं, और जब उनकी जान चली जाती है तो डर से वो लोग किसी को बताते भी नहीं है। तो यही स्थिति है, और धीरे धीरे ये बहुत विकराल रूप लेते जा रहा है यह समस्या। जाहिर तौर पर जिस तरह से ये अभी फिलहाल जो यथास्थिति है वो देखकर जो आसपास के कई गांव हैं, जो आसपास 3 गांव बताए जा रहे हैं, विश्रामपुर, करकट्टा और धौलीगौड़ा, और ये सब जो हैं वो कहीं ना कहीं जो इलाके हैं वो झरिया, जो अभी धनबाद का इलाका है, झरिया कहीं उसका रूप न ले ले, ये भी एक संभावना प्रबल जताई जा रही है कि क्योंकि यहाँ भी जो भू धसान है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और कई दिनों से हो रहा है। जो इलाका हम दिखा रहे हैं आपको जहाँ पर आग लगी हुई है, वो उसके बगल में जिस तरह से ये सुरंग टाइप से हमें दिख रहा है जहाँ से अवैध उत्खनन होता था, ये ऐसा ही नज़ारा, उधर भी तस्वीरें थी जो कल तक हमें दिख रही थी, लेकिन आज वो भी पूरी तरह से धंस चुका है और वो पूरा इलाका जो है वो ज़मींदोज़ हो चुका है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी समस्या है, और प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी यहाँ से अवैध माइनिंग जो है वो परेशानी का सबब बनी हुई है, और इसे लेकर, इसे रोकने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है। जी वाकई ओम प्रकाश, ये एक बड़ी समस्या है। जो तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं वो भयावह तस्वीरें हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक नहीं जागा, जो कि एक बहुत बड़ी लापरवाही है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, और धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां गोली मारकर पान गुमटी दुकानदार की हत्या कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है, जहां गोली मारकर पान दुकानदार की हत्या कर दी गई है, और बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। आपको बताते चले, जमीन विवाद में हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। थाने से महज 400 मीटर की दूरी पर यह हत्या हुई है, और घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने में 1 घंटे लगे। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं। आपको बता दें कि सराय ढेला के नूतन डीग में यह वारदात हुई है। खबर धनबाद से है, जहां धनबाद में अमन सिंह के गुर्गों का आतंक दिख रहा है। अमन सिंह के गुर्गों ने व्यवसायी को व्हाट्सएप कॉल कर 50 लाख की रंगदारी मांगी है, और कतरास के व्यवसायी जय राजगढ़िया से रंगदारी की मांग की गई है। मैसेज और कॉल करने वाले ने अपने आप को अमन सिंह का भाई छोटू सिंह बताया है, और जेल में बंद होने के बाद भी अपराधी व्यवसायी को कॉल कर रहा है। बड़ा सवाल है कि जब अपराधी जेल में बंद है तो फोन कैसे कर रहा है। बस मोबाइल में एक मैसेज आ रहा था, छोटू सिंह के नाम से है, और बोल रहा है बार बार कि हम अमन सिंह गैंग से बोल रहे हैं, 50 लाख रुपया अमन भैया को पहुंचा दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। और बार बार वो अपना वॉइस कॉल, व्हाट्सएप कॉल से हमको कॉल कर रहा है, और इसी तरह के जान से मारने की धमकी, परिवार को मारने की धमकी दे रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में हम लोग। एसपी साहब को हम 2-3 बार इसके लिए हम अपडेट भी करवाए थे, और एसपी साहब बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका कोई आदमी यहाँ डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम उनको नंबर भी प्रोवाइड करवा दिए जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है। कुछ नहीं, सिंपल सा चीज़ है, कोई गैंग वैंग कहीं है नहीं। एक बंदा देश के किसी कोने में बैठ के किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि वो गैंग फिर से जिंदा हो गया। सारे बंदे 90% से ज़्यादा लोग जेल में हैं, जो बचे हुए हैं चूहों की तरह भाग रहे हैं। हम लोग उसके पीछे हैं, जिस दिन पकड़ा जाएगा उसकी जो जगह है कानून में, वो जगह उसको।
और धनबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बागबारा विधायक ढुल्लू महतो पर केस दर्ज किया गया है। विधायक पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। तो ये बड़ी खबर धनबाद से, जहां बागबारा विधायक ढुल्लू महतो पर केस दर्ज किया गया है। विधायक पर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। आनंद शर्मा, रामेश्वर महतो समेत कई नामजद पर एफआईआर दर्ज किया गया है। रंगदारी फैक्ट्री में तोड़फोड़, धमकी देने और कई आरोप लगे हैं। चंद्रपुरा के व्यवसायी वरुण पांडे ने इसे लेकर केस दर्ज कराया है और धनबाद के राजगंज थाने में मामला दर्ज किया गया है। और इधर लोहरदगा के बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान में कल भी पुलिस के 7 नक्सलियों की मुठभेड़ की खबर सामने आई और मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली बालक गंजू को पुलिस ने ढेर कर दिया। बुलबुल के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको लोहरदगा से बता रहे हैं, जहां 5 लाख के इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है और जहां कल पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 5 लाख के इनामी नक्सली बालक गंजू को पुलिस ने ढेर कर दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।